हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र डिफेंस एकेडमी पे। मैं धर्मेंद्र गंगवार। देखिए, ये टॉप 30 जो क्वेश्चंस हैं इनका आज जो है हमारा टॉप 30 का जो है 15वां सेट है आज। ठीक है, तो जो कि बहुत ही बेहतरीन सवाल लाते हैं आपको हर सेट में आर्मी के लिए। ठीक है, देखते हैं बिना टाइम खराब हुए। अगला सवाल कह रहा है कि एक आयताकार आंगन की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 12 और कितनी 9 मीटर है। यानी कि कोई आंगन है, ये आंगन है, 12 मीटर लंबा है, 9 मीटर चौड़ा है। कह रहा है इसे पक्का कराने के लिए 5 डेसीमीटर लंबे, 3 डेसीमीटर चौड़े, ऐसे करके ये 5 और 3 डेसीमीटर में। तो कह रहा है कि कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी। जब भी कभी हमें पत्थरों की या कुछ ऐसी चीज जरूरत हो और पूछे तो देखिए कैसे निकालते हैं। संख्या जब भी निकालते हैं तो बड़ी चीज का क्षेत्रफल बटे छोटी चीज का, यानी आंगन का क्षेत्रफल। और आंगन है आयताकार, आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ से इसकी लंबाई 12 और इसकी कितनी है 9। कितनी है? अब यहाँ से ये देखिए, ये मीटर में है और ये है डेसीमीटर में। काय में? तो भाई इनको भी हम डेसीमीटर बना लेंगे। 12 में 120, क्योंकि एक मीटर की जो वैल्यू है, 1 मीटर बराबर कितना 10 डेसीमीटर, ये होता है 10 डेसीमीटर। तो 12 में 120, 9 में 90 डेसीमीटर में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब जो लंबाई चौड़ाई है उसकी जगह 120 और 90 रखेंगे। तो रखिएगा 120 गुणा कितना 90, और पूरे के बटे में जो पत्थर था 5/3 का, तो 5 बाई कितने 3, 5×3 = 15, 15×6 = 90, 12×6 = 72। अर्थात कितने पत्थर चाहिए होंगे हमें? 720। कितने पत्थर चाहिए हैं? 720 पत्थरों की क्या होगी? आवश्यकता होगी। ठीक है, सवाल आपका हल हो गया। अगला सवाल, एक कलर दिख रहा है सही से? देखिए, कह रहा है सभी 2 अंकीय संख्याओं का योग कितना होगा। अब ये सवाल हमें दे दिया है कि पहले 2 अंकीय संख्याएं देखो। 2 अंकीय संख्याएं जिनमें 2 अंक होते हैं, जैसे कि आपका मान लो 55 है, 56 है, ये सब कैसे हैं? 2 अंकीय हैं। तो इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं हैं उनका हमें क्या करना है? योग पता करना है। तो सबसे पहले है यहाँ से 10 से 10, पहली संख्या सबसे छोटी 2 अंकीय संख्या 10, 10 से 11 प्लस 12 प्लस एंड डॉट डॉट, ये हमारा पूछ रहा है 99। 99 के बाद 100 आएगा, वो हो जाएगी 3 अंकीय। कैसी हो जाएगी? तो देखिए, इन सभी 2 अंकीय संख्याओं का हमसे क्या पूछ रहा है? जोड़। क्या पूछ रहा है? जोड़ पूछ रहा है। तो जरा देखें, इनका जोड़ पूछ रहा है। तो पहले हमें 10 से पहले 9 है, 9 को घटाना पड़ेगा। ये है तो प्राकृत संख्याएं ही। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि 1 से लेकर के 99 तक का निकाल लें। उनमें से 1 से 9 तक का क्या करिएगा? माइनस कर दो। तो आपका जो 10 से लेकर के कहाँ तक का बच जाएगा? 99 तक का। ठीक है, तो आपने सुना होगा एन प्राकृत संख्याओं का योग, एन प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, क्या होता है? एन, एन प्लस 1 और बटे में कितना 2, यही तो होता है। ठीक है, ये प्राकृत संख्याओं के का क्या है? योग है। अब पहले देखो हमारे जब हमें 1 से कहाँ तक निकालनी है? 99 तक। तो 99 गुणा 99 और 100 और बटे में कितने 2, माइनस में कहाँ से हमें घटानी है? 9 तक। तो 9 × 10 बटे कितने 2, 2×5 = 10, 2×50 ये हो गए। इनको जो गुणा करो भाई, 0 5 नेम 45, 5 नेम 45 और 4 कितने हो गए? 49, माइनस 9×5 = 45। घटाओ भाई, 50 से 45 गए, 5 बचे और 49 ये। अर्थात हमारा जो 2 अंकीय संख्याओं का जोड़ है वो कितना आ जाएगा? 4905। कितना आ जाएगा? 4905। यही हमारा क्या हो गया? हल। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि संख्या 9 से भाज्य है। देखो, जब भी कोई संख्या 9 से भाज्य है तब 9 से भाज्य कब होगी? 9 से भाज्य, 9 से भाज्य तब होगी जब संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य हो।
अंकों का योग क्या हो, 9 से भाज्य हो। ठीक है, तो कहने का ये हमारा मतलब है कि अगर हमारी कोई संख्या जो है वो ये कोई दे रखी है, तो उसके अंकों का क्या कर लें, जोड़, और वो कितने से भाज्य होना चाहिए, 9 से। जैसे कि यहाँ पे ये लिखा है 8 5 0 6 स्टार और कितने 3। तो इनको जोड़िएगा पहले अंकों को, 8 और 5 यानी कि 8 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 6 प्लस कितने 3। अब ये स्टार अभी छोड़ दो कि क्या पता क्या आएगा। तो जरा देखो इनका जोड़ कितना आ रहा, 8 5 13, 13 और 6 19, 19 और 3 22, यानी इनका जोड़ कितना आ रहा है 22। जबकि इनसे आगे जो संख्या होती है, 22 से आगे संख्या देखिए ऐसी कोई जो 9 से भाज्य हो, तो 9 से भाज्य हमारी संख्या कौन सी होती है, 27। उसमें से हम कितना घटा देंगे, 22। कितना घटा देंगे, कितना बचा, 5। यानी कि अगर 5 और होते तो ये संख्या हमारी क्या हो जाती, भाज्य हो जाती। यानी कि जो स्टार की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5 आएगी। ठीक है, यही हमारे सवाल का क्या हो गया हल। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक छात्र अपने घर से विद्यालय के लिए 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। कितनी चाल से जा रहा है, 2.5। कह रहा है तब 6 मिनट देरी से पहुंचता है, और यदि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 10 मिनट पहले पहुंचता है। घर से विद्यालय की दूरी क्या है। क्या निकलवा रहा है हमसे, देखो जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो जरा पहले यहाँ पे देखिएगा, इसके दो तर्क दिए हैं इन्होंने कि पहले जा रहा है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो कह रहा है कि 6 मिनट देरी से पहुंच रहा है। कितने मिनट, 6 मिनट। ठीक है, और अगली बार वो जा रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो कह रहा है कि 10 मिनट कैसे पहुंच रहा है पहले। तो जब भी ऐसा कभी हो तो इनको पहले देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम। डायरेक्ट यहाँ से क्या निकालेंगे, दूरी। ठीक है, तो पहले समय की बात करते हैं। यहाँ पे एक बार पहले है, एक बार देरी से है, तो जब भी चिन्ह अलग अलग होते हैं तो जोड़ लेते हैं। तो 10 और 6 कितने हो गए, 16। अभी ये हमारे दिए हैं मिनट, और जबकि चाल दे रखी है घंटे में, है ना, तो इनको भी हम काहे में बना लेंगे, घंटे में। ठीक है, गुणा पहले वो किस चाल से जा रहा है, 2.5 से, और फिर कितने से जा रहा है, 3 से। तो इनका ये जो पहले पहुंचे या बाद में पहुंच रहा है ये होता अंतर, तो हम इनकी चालों का भी क्या ले लेते हैं, अंतर। तो इनमें अंतर है कितने, 0.5 का। अब भाई पॉइंट से तो पॉइंट हट गए, पचम 25 और पांतियां 15, 15 चौका 60, 4 चौक 16। अर्थात जो घर से विद्यालय है वो कितनी किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर। कितनी दूर है, ठीक है, तो समझ गए होंगे। अगले सवाल में देखिए, दो संख्याएं जिनका मासा 13 है। मासा कितना है, 13, यानी कि हमें दिया हुआ है, यानी मासा दिया है 13, और कह रहा है इनका जो योगफल है वो कितना है, 65। योग कितना है, 65 है। ठीक है, कह रहा है ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं, ऐसी संख्याओं के। अब जरा इसको थोड़ा सा अलग समझिए। जैसे मान लो कोई एक संख्या हमारी 12 है और एक कितनी है, 8 है। कितनी है, इनका ये किससे कैंसिल हो जाएंगी, 4 से। 4 तियां 12, 4 दूने 8। ठीक है, तो अब जरा देखो इनका अगर हम जोड़ करते तो होता हमारा 20, और मासा कितना है, 5। ठीक है, तो हम पहले हमें योग को हम मासा से भाग करें, अगर 5 चौक 20, कितना आ रहा है, 4। यानी कि 4, दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी है जिनका जोड़ कितना हो, 4 हो। कितना हो, जैसे कि आपने देखा होगा 1 और 3 कितने होते हैं, 4। वैसे 2 और 2 भी कितने होते हैं, 4, लेकिन ये आपस में कट जाएंगे, इसलिए ये वैल्यू ठीक नहीं है। तो इसके कितने जोड़े आए, 1। कितना, ऐसा ही इसके साथ करिएगा, 13 पंजे 65, यानी कि जोड़ कितना आया, 5। कितना, तो दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी हैं जिनका जोड़ कितना हो, 5। जैसे 1 और 4 होते हैं, 2 और 3 होते हैं, और होते हैं कोई 5। तो यह हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं। तो कितने जोड़े संभव हैं, 2 जोड़े। कितने जोड़े संभव हैं, 2 जोड़े। ठीक है, तो यही हमारा क्या आ गया, आंसर, यानी कि इसमें आंसर है आपका 2। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसे जोड़े का सवाल आएगा तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा मासा दिया होगा उससे हम योगफल को क्या कर देंगे, भाग, और हमारा जितना भी आए तो ऐसी 2 संख्याएं ढूंढ लेना जिनका योग इतना बन रहा हो। ठीक है, अगर अच्छा कभी कभी हमारे पास अंतर आ जाए, क्या आ जाए, अंतर। जैसे कि हमारे पास सवाल लिखा है कि 2 संख्याएं, कोई 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं का अगर हमें दिया हो मासा, क्या दिया है, मासा 5, तथा अंतर
3 हो, कितना हो, 3 हो, तब ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं, कितने जोड़े संभव हैं। ठीक है, तो देखो भाई, ऐसा जब भी अगर कभी सवाल आए और जिसमें क्या दिया हो, अंतर क्या दिया हो, तो आपका आंसर आएगा अनंत। कितना आंसर आएगा, अनंत। यानी कि ऐसी बहुत सी संख्याएं होंगी जिनका मासा कितना होगा, 5, और अंतर कितना होगा, 3। ठीक है, तो कहने का मतलब है, वो सॉरी, अंतर कुछ भी और ले लो, थोड़ा सा ज्यादा अंतर हो जाएगा कितना, 10, क्योंकि जो है कटना चाहिए इससे। ठीक है, तो ऐसी कोई संख्याएं हैं, ऐसी बहुत सी संख्याएं हो जाएंगी, जैसे कि आप देख लीजिएगा, 5 और अंतर है 10 का, तो 10 जोड़ो तो कितने हो गए, 15, है ना। ऐसे ही अब आप ले लो 10, 10 में कितने, 10 जोड़ दो कितने हो गए, 20। यानी ऐसे अनलिमिटेड संख्याएं लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी कभी अंतर आएगा, क्या आए, अंतर, तो ये ध्यान रखना, जब भी कभी अंतर आए तो आपका आंसर आएगा अनंत। और अगर आपका योगफल दिया हो तो ऐसे करके आप जोड़े निकालेंगे। कंफर्म है, आगे देखिएगा। कह रहा है उस समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा जिसमें भुजाएं कितनी हैं, 6। कितनी भुजाएं हैं, तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि जो भुजाएं होती, जैसे हमारे पास होता है एक त्रिभुज, तो इसकी 2 भुजाएं हटा दो, कितनी बची, 1, उसकी 180 से गुणा करो, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, 180। ऐसे ही चतुर्भुज है, तो 2 भुजाएं का हटानी है, कितनी बची, 2, इनका 180 से गुणा करो, 18 दूनी 36। ऐसे ही आपका कोई पंचभुज दे दे, क्या दे दे, पंचभुज, तो इसकी 2 भुजाएं हटाओ, भुजाएं कितनी बची, 3, तो 3 गुणा 180, यानी कि 18 तियां 54। ऐसी कोई भी आकृति हो, उसकी 2 भुजाएं कम कर दो और उसको 180 से क्या कर दीजिए, गुणा, तो आपका जो है अंतःकोणों का क्या निकले आएगा, योग। इसमें भी हमें बता रहा है भुजाएं कितनी हैं, 6, तो हमें भुजाएं कितनी कम करनी है, 2, कितनी बची, 4, 180 से गुणा, 18 चौक 72, अर्थात इसके सभी अंतःकोणों का जो योग आएगा वो कितना आएगा, 720। ठीक है, यही सवाल हमारा क्या हो गया, हल। अगला देखिएगा, कह रहा है कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, कह रहा है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के कैसा है, बराबर, कितने प्रतिशत लाभ हुआ। देखो भाई, अगर रुपया नहीं दिया है, क्या नहीं दिया हो, तो बात उल्टी तरह के करिएगा। कैसी करिएगा, यानी जो क्रय है उसे विक्रय बना दो, जो विक्रय है उसे क्या बना देंगे, क्रय। ठीक है, तो जरा देखिए यहाँ से, ये हमसे कह रहा है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो ये हमारा हो गया विक्रय, क्या हो गया, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो गया, 15, और ये कह रहा है 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ पे हमें रुपए नहीं दिए हैं, क्या नहीं दिए हैं। ठीक है, तो हमने कोई चीज 12 रुपया में खरीदी और कितने में बेच दी, 15 में, तो हमें क्या हुआ है, लाभ, कितने का, तो हम प्रतिशत लाभ निकालेंगे, अर्थात हमें यहाँ से देखो 3 रुपए का क्या हुआ है, लाभ, तो यहाँ से 3 बटे कितने, 12, और गुणा कितना, 100, 3 चौक 12, 25 चौका 100, अर्थात कितने परसेंट फायदा हुआ होगा उसे, 25% फायदा, कितना परसेंट। अगला सवाल देखो, कह रहा है इतने इतने का औसत इतना है, तो ए की वैल्यू क्या है। अब औसत क्या होता है, औसत होता है आपका, औसत बराबर पदों का योग, पदों का योग और बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, ये हमारा औसत का सूत्र है। ठीक है, संख्या। अब यहाँ से देखो, हमें औसत पता है, पदों की संख्या पता है, क्या निकल जाएगा, योग, क्या निकल जाएगा, योग निकाल दो। औसत कितना दिया है, 38, कितना है, अब पदों की संख्या काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, कितनी है, 6। ठीक है, तो इनका गुणा करिए भाई, 6 अट्ठे 48 के 8 हासिल 4, 6 तियां 18, 18 और 4 कितने हो गए, 22, यानी कि इनका जो जोड़ है सभी संख्याओं का वो कितना है, 228, कितना है। अब हम इन संख्याओं को जोड़ लेंगे, शेष संख्या यही तो बचेगी, तो आप जोड़ लीजिए, 35 39 41 46 और कितने हैं, 27, जोड़ो भाई, 7 6 13, 13 और 1 14, 14 और 9 कितने, 23, 23 और 5 कितने, 28, हासिल गए 2, 2 3 5 3 8 4 12 4 16 और 2 कितने हो गए, 18, यानी कितना आ गया है,
कितना 188। तो इन सभी का योग 188 है। आप घटा दीजिए, यहाँ 0 बचे, 12 से 8 गए कितने 4, अर्थात जो संख्या गायब है उसकी वैल्यू हमारी कितनी है 40। कितनी है 40 है। ठीक है, आपका ऑप्शन कौन सा ठीक है ए। नहीं समझ में आई? तो जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो जो भी इनका औसत दिया हो, क्या दिया हो औसत, उसकी हम औसत की जितनी भी संख्याएं हैं काउंट कर लेंगे, उन्हीं से क्या कर लेंगे गुणा। जिस संख्या गायब है उसे छोड़ दो, बाकी सभी का जोड़ कर लेंगे और यहाँ क्या करेंगे इन्हें हम माइनस कर देंगे, तो जो संख्या गायब है उसी की वैल्यू आपकी बच जाएगी। ठीक है, अगला देखो, कह रहा है समान चाल से जा रही एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 20 सेकंड में और 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 45 सेकंड में पार करती है। समझिए, दो कंडीशन दे रखी हैं भाई। यहाँ पे ना तो हमें रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है और ना रेलगाड़ी की क्या दे रखी है चाल। ठीक है, तो भैया अंधेरे में खड़ा कर दिया, तलवार पकड़ा दी है और धुआंधार चलाओ चाहे कोई कट जाए, तो ऐसे ही यहाँ पे रूल क्या हो जाएंगे, सब ध्वस्त हो जाएंगे। जैसे कि आपको बताया गया होगा कि इसमें सभी लंबाइयाँ जोड़ ली जाती हैं, है ना, और समय जो है एक तरफ जाएं दो तरफ जाएं उस हिसाब से होता है। तो फिलहाल तो यहाँ पे सब नियम क्या हैं ध्वस्त। कैसे करके आप आएंगे, देखो भैया जो बिजली का खंबा है कोई व्यक्ति है ना, तो उसे मानते हैं 0 मीटर। कितना मानते हैं 0। अब कह रहा है कि 0 को पार करने में उसे कितना समय लगता है 20 सेकेंड। कितने 20 सेकंड। यानी जी खंबे को पार करने का मतलब है वो स्वयं को पार कर रही है। किसे पार कर रही है? और जबकि 250 मीटर जो लंबा प्लेटफार्म है इसे कितने समय में पार कर रही है 45 सेकंड में। कितने में पार कर रही है? तो यहाँ से देखो ना कोई रूल है, इन्हें सिर्फ घटाना ही घटाना। 250 से 0 गए, कितने बचे 250 मीटर, और यहाँ कितना बचा आपका 25 सेकंड। कितना बचा 25 सेकंड। ठीक है, तो यानी 250 मीटर की दूरी वो 25 सेकंड में तय कर जाती है। कितने में 25 सेकंड में। अब कह रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। क्या पूछ रहा है? रेलगाड़ी की लंबाई। लंबाई का मतलब होता है दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल निकलेगी आपकी 250 बटे कितने 25। अगर हम 20 सेकंड का समय लगाएंगे तो 0 घटाना है, 45 सेकंड का लगाएंगे तो कितना घटाना है 250। तो हम क्यों भैया 250 घटाएंगे, हम तो गुणा में कितने लगाएंगे 20। 25 एकम 25, 10 की 20 से गुणा कर दो। अर्थात रेलगाड़ी जो थी वो कितनी लंबाई की है 200 मीटर। ठीक है, तो यही आपका सवाल हल हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। कोई 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 और 1 5, ये बीच वाली है। देखो योग कितना है 145। तो जितनी संख्याओं का योग हो उतने से ही इन्हें क्या कर दीजिए भाग, काट दो। 5 दूनी 10 और 5 नेम 45। यानी जो बीच वाली संख्या है वो कितनी है 29। अब 2 इधर काउंट कर लो और 2 इधर काउंट कर लीजिए। 29 के बाद विषम संख्या 31, 31 के बाद 33, 29 से पहले 27, 27 से पहले 25। ठीक है, सवाल हमारा हल हो गया। हमारे पास पांचों विषम संख्याएं आ गई हैं जो कि 25, 27, 29 और कितनी हैं 31 और 33। ठीक है, कह रहा है सबसे छोटी इनमें से सबसे छोटी कौन सी है 25। तो आपका आंसर कौन सा आ गया 25। ठीक है, तो ये ऐसा करके अगर कभी भी आए तो आप इन्हें कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है 4.2 किलोग्राम सूखे मेवों से 175 ग्राम के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। क्या बनाना है? पैकेटों की संख्या। देखिए जरा यहाँ से, अगर हमें यहाँ से निकालनी है पैकेटों की संख्या, पैकेटों की संख्या, तो पैकेटों की संख्या कैसे निकालेंगे? आप जो भी मेवा है उसे पहले लिखिएगा। 4.2 किलोग्राम है और पैकेट बनाने हैं ग्राम में, तो इनको भी काहे में चेंज कर लेंगे ग्राम में। कितने ग्राम का एक पैकेट रखना है 175। ठीक है, पॉइंट हटा दो, क्या बढ़ा दें 0। 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100। ठीक है, और 0 से 1 0 और 7 छंग 42, 6 चौक 24। यानी कि कितने पैकेट बन जाएंगे 24 पैकेट। कितने बनेंगे? ठीक है, तो ये आपका आंसर बी वाला ठीक है। आगे देखो, कह रहा है किसी सोफे को जब हम 6400 रुपया में बेचते हैं तो 20% हानि। ये दिया है विक्रय मूल्य, यानी जब 6400 रुपया में बेचते हैं तो 20 हानि, अर्थात 80% में बिका। कितने में बिका? कह रहा है अगर हम उसे 9200 रुपया में बेचें तो हमें कितने % लाभ या हानि होगी। ठीक है, तो देखो इसमें ये चीज़ अकेली है, जो चीज़ अकेली होती है उसे आप पहले संभाल के रखिएगा। 80 और बटे में कितने
6400 कितने, गुणा में हमसे पूछ रहा है 9200, तो 200 से तो 200 कैंसिल हो गए, 2 जीरो से, 8 एकम, अच्छा अरे भाई ऐसे ही काट लो, 16 पंजे 80 और 16 चौको 64, 4 से इन्हें काटो भाई, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, 23 पंजे 115 कितना होता है, यानी 100 की जो चीज़ थी वो कितने की बिकी, 115 की। तो भाई 100 से जितना भी ज़्यादा है वही लाभ हो रहा है, यानी हमें कै % फायदा होगा, 15%। ठीक है, आंसर आपका आ गया कौन सा, बी। कोई दिक्कत है, हल हो जाएंगे इसे सवाल, देखिए जरा यहाँ से। अगले है ये सवाल लिखा हुआ है, तो इसमें जब भी आपका 3 बार दिखे, देखो 1 2 3 और ये भी 1 2 3 बार दिख रहा है, तो सूत्र बन जाएगा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बटे में ये 2 बार लिखा है, फिर यहाँ से 2 बार लिखा है, इनकी गुणा लिखी है, अर्थात ये ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस क्या लिखा है, बी स्क्वायर। अब आपने इसका सूत्र तो सुना ही होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या सूत्र होता है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना, ए बी। ठीक है, बटे में आपका चल रहा है ए स्क्वायर ए बी और प्लस कितना, बी स्क्वायर। तो इस पूरी चीज़ से ये पूरी चीज़ क्या हो गई, कैंसिल, क्या बचा आपका, ए माइनस बी। ठीक है, यानी कि ए माइनस बी है, अर्थात हमें सिर्फ और सिर्फ इन्हें क्या करना है, घटाना है, अर्थात हम 785 में से 145 क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, घटाओ भाई, 5 से 5 गए 0, 8 से 4 गए 4, 7 से 1 गए 6, यानी आंसर हमारा कितना आ गया, 640 कितना आ गया है। ठीक है, तो ये सूत्र पे है, अगर यहाँ पे अगली बार प्लस आए तो इन दोनों को क्या करिएगा, जोड़ लीजिएगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, तो आप जो है ये लिखा है कि गुणनफल में इकाई का अंक बताना है, क्या बताना है, तो भाई हमें इकाई का अंक पता करना है, तो इकाई के अंक कैसे मतलब होगा, देखिए जरा यहाँ 7 की पावर कितनी 40, ऐसे ही यहाँ पे इकाई का अंक है 4 की पावर कितनी 81। ठीक है, 4 बार आप गुणा करते हैं तो किसी अंक का स्थायी अंक हमें क्या पता चल होता है, पता चल जाता है। जैसे मान लो आप 7 की 4 बार गुणा करिएगा, कितनी बार, देखो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 9 नेम 81, यानी हमें लास्ट का अंक क्या मिलेगा, 1, क्या मिलेगा, और 1 की आप कितनी भी बार गुणा करेंगे वो हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हम 7 की पावर 4 और इसकी होल पावर कितनी है, 4 ढाई 40, कितनी हो गई। आगे देखो ऐसे ही यहाँ पे 4 की है, तो 4 की जो भी होती है भाई 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, तो यहाँ से करो 4 चौक 16, 16 16 6, 4 चौक 16, 6 छंग 36, यानी इकाई का अंक क्या मिल जाएगा। तो ये बाकी तो अंक गायब हो जाएंगे, सिर्फ इन्हें हमें 4 से भाग करनी है, 16 पंजे वो सॉरी 4 दूनी 8, 20 चौक 80, यानी पावर कितनी बची, 1, कितनी बची है। अब इसकी वैल्यू तो कितनी होगी, 1, 7 की पावर 4 की वैल्यू कितनी, 1, तो 1 की पावर 10 और गुणा 4 की पावर 1, 1 की तो कितनी भी हो तो इसका 4, 4 एकम 4, अर्थात इनका इकाई का अंक कितना आया है, 4। ठीक है, चाहे तो एक बार फिर से समझिएगा पूरे सवाल को, अगर कहीं पे दिक्कत हो तो देखिए जरा यहाँ से, हम इन्हें 4 से ही भाग करना है, कितने से भाग करना है, 4 से जब भी भाग करते हैं तो इनका स्थायी रूप हमें क्या हो जाता है, पता हो जाता है, क्या हो जाता है। तो देखो यहाँ पे कितने हैं, 7 हैं, और इनकी हम 4 में तोड़ लेंगे, यानी पावर ये 4 ढाई 40। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 4 लिखे हैं, 4 में तोड़ेंगे तो 16 पंजे वो 20 चौक 80, और गुणा अभी भी 4 की पावर 1 एक्स्ट्रा है, तो 1 7 की अगर हम ये करते हैं तो 1 आती है, यहाँ पे 10 है, और इनकी 4 की 6 आएगी, 20 है, और गुणा में यहाँ पे 4। ठीक है, तो अब हम यहाँ से 1 की तो कितनी भी करो कितनी आएगी, 1, और 6 की कितनी भी करो, 6 छंग 36 छक्का 216 छक्का कितने भी करिएगा 6 ही आएगी, और गुणा यहाँ पे कितने 4, तो 6 चौक 24, यानी कि इनका इकाई का अंक कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। ठीक है, यही सवाल हमारा हल हो गया। अगला सवाल देखें, कह रहा है मदन के पिता की आयु मदन से 80% अधिक है, कितनी अधिक है, 80% अधिक है, यानी कि हमसे ये कह रहा है कि एक मदन है और एक इनके क्या हैं, पिता हैं। अगर मदन की आयु 100 साल है तो इसकी 80% कैसी है, ज़्यादा, यानी कि इसकी कितनी है, 180, कितनी है, क्योंकि ये 80% क्या है, ज़्यादा है। अब काट लो भाई, 0 से 0,
दो पंजे 10 और दो नेम 18, अर्थात इनकी आयु में 5 अनुपात कितना आ गया, 9 का अनुपात आ गया। ठीक है। कह रहा है यदि मदन की आयु 35 साल है, कितनी है, 35 साल किसकी आयु है, मदन की। मदन यहाँ पे कितने का है, 5 का। पूछ रहा है उसके पिता की आयु, पिता की आयु कितनी है, 9, 5 सत्ते 35, 9 सत्ते 63, अर्थात उसके पिता की आयु होगी कितनी, 63 वर्ष। कितनी होगी, आपका ऑप्शन भी ठीक है। कोई दिक्कत है तो ऐसे जब भी कभी सवाल आए तो बहुत आराम से ऐसे ही निकालना है। जिसकी भी अधिक कम कहे तो जिससे कहे उसे 100 मान लीजिए। जैसे यहाँ से मदन से बता रहा है तो हमने मदन की 100 मान ली, इसकी 80 ज़्यादा है तो हमने कितनी कर ली, 180, और इनका अनुपात निकाल लिया। अब कह रहा है मदन की इतनी है तो पिता की कितनी होगी, गुणा हो जाएगी। ठीक है। अगला कह रहा है किसी संख्या n को 79 से भाग दिया जाए तो आपका 19 शेष बचता है। यानी पहले तो हम n निकाल लें, तो 79 से जब भाग करते हैं तो 19 शेष बचते हैं, अर्थात 9 9 कितने 18, 8 और 1 कितने 9, संख्या कितनी है 98। संख्या कितनी है, तो हमसे कह रहा है 2n को। अब पहले 2n की वैल्यू निकालो, 2 गुणा 98, तो भाई 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और 1 19, कितना हो गया 196 को 29 से भाग दें, भाग दे के देख लो 29 से, 196, 29 लगभग में 30 के बराबर हैं। कितने के बराबर हैं, तो 3 छक 18, कितने बार चले जाएंगे 6। ठीक है। तो 6 नेम 54, हासिल कितने गए 5, और 6 दूनी 12, 12 और 5 कितने 17, यहाँ से घटाओ यहाँ 2 बचे, 9 में से 7 गए कितने 2, अर्थात शेष आपका कितना बचेगा 22। कितना बचेगा, तो यही आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि शेष फल आपका कौन सा आ गया है 22। ठीक है। तो जब भी हमसे कह रहा है जितने से भाग करवाए जितना शेष बचे पहले उन्हें जोड़ लो, यानी n की वैल्यू आपकी आ गई, कितनी आ गई 98। फिर हमसे कह रहा है 2n, यहाँ पे हो सकता है अगली बार 3n हो 5n हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने बताए उतने से ही यहाँ पे क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे 2n वैल्यू निकलवा रहा था, 2n कह रहा है इसे 29 से भाग कर लो, भाग कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है। अगला कह रहा है यदि किसी व्यक्ति का दैनिक वेतन 5% वृद्धि के बाद 504 रुपया हो जाता है। पहले देखिए, मान लो पहले उसका वेतन 100% था, अगर उसमें 5% वृद्धि कर दी जाए तो वेतन कितना हो जाएगा 105। कितना, ये वृद्धि से पहले, ये वृद्धि और ये वृद्धि के बाद। अब कह रहा है वृद्धि के बाद वेतन है 504 रुपया। कितना वेतन है 504, और वृद्धि के बाद हिया वेतन कितना है 105। पूछ रहा है कि वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था, तो वृद्धि से पहले कितना था 100। काट लो भाई, जरा देखिए यहाँ से काटो, 20 5 एकम 5 दूनी 10, 5 एकम 20 पंजे 100। अब यहाँ से काटो, 7 तियाँ 21, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 3 से काटो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 दूनी 48, अर्थात वृद्धि से पहले उसका जो वेतन था वो कितना था 480। कितना था, कितना 480। ठीक है। आगे देखिएगा तो आपका आंसर कौन सा आया है, बी वाला ऑप्शन आपका क्या है, ठीक है, सही। अगला कह रहा है यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो इसकी वैल्यू कितनी। बिल्कुल अभी अभी हमने आपको जो सवाल बताया था उसी पे आधारित है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है। आप स्वयं करके इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है। स्वयं हल करिएगा क्योंकि उसी पे आधारित है। ए और बी के हमें मान पता हैं, वहाँ भी ए और बी के ही मान दिए थे। ठीक है। तो इस सूत्र को खोलिएगा, फिर इसमें वैल्यू रखिएगा, काट पीट दो, जो भी आए उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इनमें से कौन सा आंसर आपका आएगा। अगला सवाल है, कह रहा है इनमें से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। क्या पूछ रहा है, कौन सी भिन्न सबसे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे बेहतर विधि है कि हम इन्हें भागे कर लेते हैं। कैसे करते हैं, देखो अगर सभी में हम चाहे किसी से गुणा कर दें, चाहे किसी से भाग कर दें, चाहे किसी से गुणा भाग कुछ भी करिएगा, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ जोड़ना और घटाना नहीं है। तो क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पे 2 लिखे हैं तो हम इन्हें 200 लिख देंगे, और बटे में कितने 3, यहाँ 3 है तो हमने कितने लिख दिए 300, बटे कितने 4, यहाँ पे 5 हैं तो कितने हो जाएंगे 500, और बटे में कितने 7, 9 हैं 9 का कितना हो गया 900, और बटे में कितने हैं 11। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जिससे पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं आएगी, आपको कंपेरिजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। काटो 3 से, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, ये आ गया। ऐसे ही यहाँ से काटो, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंजे 20,
7 से काटो, 7 सत्ते 49 और 1 बचा आपका, 7 एकम 7। 11 से काट दो, 11 अट्ठे 88 और 2 बचे, 11 एकम 11। अब आप इन्हें बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं इनमें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। हमसे पूछा सबसे बड़ा, तो इनमें देखो सबसे बड़ा कौन सा है, यहाँ 66 75 71 और 81, तो सबसे बड़ा हमें लग रहा है 81। कौन सा है, 81। तो सबसे बड़ी, सबसे बड़ा पद, सबसे बड़ा पद हो गया आपका, ये किसकी वैल्यू थी, 9/11 की। अगर हमसे कहीं अगली बार में पूछता कि सबसे छोटा पद कौन सा होगा, सबसे छोटा पद, तो आप क्या लिखते, सबसे छोटा इनमें से 66 है, अर्थात 2/3। ठीक है, तो यहां से ये आराम से सवाल हल हो गया। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है 9:4 का वर्गमूला अनुपाती, यानी वर्गमूला अनुपाती क्या होता है, अगर वर्गमूल में हम बंद करके उसे सॉल्व कर दें। देखिए जरा यहाँ से 9:4 का वर्गमूलानुपाती, वर्गमूलानुपाती अर्थात ये कहना क्या चाह रहा है कि अंडर रूट में बंद करो 9:4, इसकी वैल्यू बताओ हमारी कितनी होगी। ठीक है, तो यानी कि 9 किसका वर्ग है, 3 का, और 4 कितने का है, तो हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया, 3:2। ठीक है, यही सवाल हमारा सॉल्व हो गया, पहला ऑप्शन आपका क्या है, ठीक है। अगला, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में इतना हो जाता है, धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी कि 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ये दिया है मिश्र धन। क्या दिया है, तो भाई मिश्र धन में सबसे बेहतर तरीका क्या है कि हमें मिश्र धन दिया है, तो देखो जरा यहाँ से 1352, हर साल 100 रुपया है, 4 बढ़ जाता है, उल्टा दिया है इसलिए इसे उल्टा किया। मूलधन दिया होता सीधी तरह से लिखते, तो 100 बटे कितना, 104, 13 से कट जाएंगे, 13 एकम 0, 13 चौकू 52 और 13 अट्ठे 104, ये और ये क्या हो गए आपके कैंसिल। काटो भाई, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, 2 से काटिए 50 हो गए, 25 पंजे 125। अर्थात जो धनराशि थी वो कितनी थी, 1250। कितनी थी, 1250। सही है, आगे देखें। कह रहा है 9 प्रेक्षणों का माध्य 16 है, कितना है, एक अन्य प्रेक्षण को सम्मिलित कर लेने पे माध्य कितना हो जाता है, 17। तो कह रहा है कि 10वां प्रेक्षण कितना था। पहले देखो, पहले जो 9 प्रेक्षण हैं इनका माध्य कितना है, 16। अब हमसे कह रहा है एक अन्य, तो 9 थे पहले, अब कितने हो गए, 10। तो प्रेक्षण कितना, औसत माध्य कितना हो जाता है, 17। कितना हो जाता है, 16 नेमा 144, अंतर ले लो, 17 धाई 170। अब इन्हें घटाओ, 10 में से 4 गए 6, 6 में से 4 गए 2, यानी कि जो प्रेक्षण आपने शामिल किया था उसकी वैल्यू कितनी थी, कितनी कितनी थी, 26 वर्ष, वो 26 थी, कितनी थी, 26। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है चीनी की मात्रा में 20% कमी हो जाने पे 600 रुपया में 5 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है, कीमत में कमी होने से पहले चीनी का मूल्य कितने रुपया था। 2 सत्र टाइप के सवाल थे इसमें, एक तो नया मूल्य पूछता है और एक पूछता है पुराना मूल्य। ठीक है, तो इनके लिए हमारे पास क्या था, एक था नया मूल्य, नया मूल्य। तो नया मूल्य होता था कीमत जो भी होती है, कीमत गुणा में दर और बटे में यहाँ पे मात्रा और गुणा कितना, 100। ठीक है, ये तब के लिए है जब हमें नया मूल्य पूछे। एक हमसे पूछे कौन सा, पुराना मूल्य, कौन सा पूछ ले, पुराना, तो आप पूछेंगे कीमत गुणा कितनी दर और बटे में मात्रा गुणा 100 प्लस माइनस दर, यानी कि कमी हो रही है तो माइनस कर देंगे, प्लस हो रहा है तो बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अब हमसे पूछ रहा है कि कीमत कम होने से पहले, अर्थात हमसे पुराने मूल्य की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, तो ये वाला सूत्र लगाइए, यानी कि पुराना मूल्य, पुराना मूल्य। तो पुराना मूल्य आप लोग कैसे निकालेंगे वो देखो, पहले हमारे पास कीमत कै रुपया है, कितने रुपए थे आपके पास, 600, कितने थे, अब 600 रुपए थे, गुणा दर कितनी है, 20%, और बटे मात्रा कह रहा है 5 किलो चीनी अधिक मिलती है, तो यही मात्रा हो गई। कह रहा है नए पुराना मूल्य, तो देखो लिखा है 100 प्लस माइनस दर, यानी 100 में से दर आपको क्या करनी है, घटा देनी है, क्योंकि कमी हुई है। तो 100 में से अगर 20 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 80। काट लीजिए भाई, 20 चौक 80 और यहाँ 5 चौक 20, 20 तियाँ 60, यानी कि जब कीमत कम हुई थी
तो उससे पहले 30 रुपया प्रति किलोग्राम का मूल्य रहा होगा। ठीक है, तो यही सवाल हमारा हल हो गया। ऑप्शन आपका बी ठीक है। अगला देखो, कह रहा है 16 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस बेलन को बनाने के लिए इतने इतने व्यास की ऊंचाई के कितने सिक्के पिघलाने होंगे। अब भाई देखो, चाहे बेलन हो या सिक्का हो, दोनों बेलन के आकार के होते हैं। कैसे होते हैं, देखिए जरा यहाँ से हमसे ये कह रहा है एक बेलन है और एक क्या है, सिक्का। तो सिक्का भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है। मान लो ये सिक्का थोड़ी सी कम ऊंचाई का है, ये सिक्का है। अब हमसे कह रहा है 16 सेंटीमीटर ऊंचाई, कितनी ऊंचाई है 16, कितनी है, और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है, कि ठोस बेलन बनाने के लिए 4 सेंटीमीटर व्यास, इसका जो व्यास है वो कितना है 4, तो त्रिज्या कितनी रह जाएगी 2, और कह रहा है ऊंचाई है 3, के कितने सिक्के गलाने होंगे। तो हमसे पूछ रहा है सिक्कों की संख्या। क्या पूछ रहा है, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। तो अब ये दोनों बेलन हैं, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो दोनों में होगी, कट जाएगी, क्या बचा हमारे पास आर स्क्वायर। इसकी आर कितनी है 6 गुणा 6, इसकी ऊंचाई कितनी है 16, ठीक है, और बटे में हमारे पास इसकी त्रिज्या कितनी है 2 गुणा 2, और इसकी ऊंचाई कितनी है 3, ठीक है। तो आप काट लीजिएगा, 2 दूनी 4 तियाँ 12 और 6 छंग 36, तो 12 तियाँ 36, 16 तियाँ 48, अर्थात कितने सिक्के चाहिए होंगे आपको 48। कितने सिक्के चाहिए हैं 48। अगर 48 सिक्के गलाओगे तब जाके ये हमारा बन पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया आपका डी। अगला कह रहा है दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याएं इतने अनुपात में, ऊंचाइयां इतने अनुपात में, इनके आयतनों में। कोई दो बेलन हैं, उनकी त्रिज्याएं R1 और R2 किस अनुपात में है 2 अनुपात 3, और पूछ रहा है उनकी जो ऊंचाइयां हैं H1 अनुपात H2 वो किस अनुपात में है 5 अनुपात 4। आप सीधा सीधा मान लीजिए कि पहले बेलन की त्रिज्या 2, दूसरे बेलन की त्रिज्या 3, पहले बेलन की ऊंचाई 5, दूसरे बेलन की ऊंचाई 4, इनके किसमें पूछ रहा, आयतनों में अनुपात। किसमें पूछ रहा है, आयतनों में अनुपात, आयतनों में अनुपात। तो जरा देखिए, बेलन के आयतन का सूत्र अभी अब आपको बताया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई तो दोनों में है क्योंकि दोनों बेलन है। फिर कह रहा है आर स्क्वायर, आर का क्या करना है वर्ग, क्या करना है, तो ये आर इसकी है 2, 2 का वर्ग होता है 4, ठीक है, गुणा में है एच, एच की वैल्यू पहले बेलन की कितनी है 5, अब इसका वर्ग करिएगा 3 तियाँ 9, और गुणा कितने 4, तो 4 से 4 कैंसिल, 5 अनुपात कितना आ जाएगा 9। यानी कि उनके जो बेलन हैं, दोनों बेलन हैं, उनके आयतनों में क्या अनुपात आएगा आपका 5 अनुपात कितना 9। ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा 5 अनुपात 9। ऑप्शन ए आपका ठीक है, सही है। आगे देखें, अच्छा ये सवाल लिखा हुआ है, कह रहा है इसमें इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जरा देखिए यहाँ से, बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत रोचक सवाल है, बेहतरीन सवाल है। जरा देखिए यहाँ से, इन सभी में भैया जबरदस्ती एक्स कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले रहे हैं, जबरदस्ती। अगर ना लो तो इनकी पहले क्या कर लीजिएगा, गुणा कर लो। क्या कर लें, गुणा, जरा गुणा ही कर लो तो सबसे बेहतर रहेगा। जरा देखो कहाँ कॉमन पढ़ोगे, 3x स्क्वायर हो गए माइनस 3x और 3 एकम 3, इनकी 2 से करो भाई, तो ये 2x स्क्वायर हो गए प्लस के 2x और प्लस का 2 एकम 2। अब जो भी एक जैसे हैं उन्हें घटा बढ़ा लो। देखो जरा यहाँ से, ये 3x स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर है, कितना बचा आपके पास x स्क्वायर। यहाँ से आपके पास 3x है और ये कितने हैं 2x हैं, कितने हैं, तो ये इधर ले जाओ। यहाँ से देखो, ये 3 में से 2 गए, कितना बचा 1, और यहाँ से 3 और 2 कितने हो गए 5x, क्या हो गए। अब जबरदस्ती सबकी x से भाग कर दे रहे हैं, क्या करे दे रहे हैं, अर्थात हमारा इसके भी बटे x कर दे रहे हैं, इसके भी बटे x कर दे रहे हैं, और इसके भी बटे क्या करे दे रहे हैं x। तो चाहे हम किसी संख्या से, जब ऐसा कोई पद लिखा हो, किसी संख्या से पूरे में गुणा करिए चाहे पूरे में भाग करो, कोई अंतर नहीं होता है। तो यहाँ x से x कैंसिल, 1x की घात 1x से कैंसिल, क्या बचा हमारे पास x प्लस 1 बटे x, और बराबर हमारा क्या बचा है 5। यही वैल्यू हमसे पूछ रहा था। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो आप इसी टाइप से इसे क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू हमारी कितनी है 5। अगला देखो,
अच्छा, अब ये हमारा है, कह रहा है निम्न में से भिन्न को चुनिए। इनमें से हमें बताना है कि सबसे अलग क्या है। देखो, पहला हमारा लिखा हुआ इग्लू। इग्लू का मतलब होता है बर्फ का घर। क्या होता है? बर्फ का घर। ठीक है। और कारखाना आप लोग जानते ही हैं, जहाँ कोई चीज बनाई जाती है ना, जहाँ क्या होती हैं, वस्तुएं निर्मित होती हैं। वस्तुएं क्या होती हैं? निर्मित होती हैं। ठीक है, वस्तुएं निर्मित होती हैं। और ये है झोपड़ी, यानी कि झोपड़ी क्या? घास फूस की बनाई जाती है। घास फूस से बना मकान, से बना मकान। अब जरा देखो, फ्लैट। फ्लैट का मतलब है पक्का मकान। पक्का मकान। ठीक है। अब आप यही देखिएगा, इनमें से सबसे ज्यादा अलग क्या चीज लग रही है? बर्फ का घर। क्या अलग है? बर्फ का घर। ठीक है। तो सबसे अलग क्या हो गया इनमें? बर्फ का, नहीं, बर्फ, बर्फ का घर भी भाई काहे अलग होगा? बर्फ में तो है ही। तो भाई अब यहाँ देखो, ये भी घर है, इसमें भी लोग रहते हैं, इसमें भी रहते हैं और इसमें भी रहते हैं। ठीक है। किसमें लोग नहीं रहते हैं? वस्तुएं कहाँ बनाई जाती हैं? कारखाने में। कहाँ बनाई जाती हैं? तो सबसे अलग हमारा क्या हो जाएगा? कारखाना। क्या हो जाएगा? कारखाना। ठीक है। क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ तो लोग रहते ही होंगे। घर घर होता है, चाहे घास फूस का हो, झोपड़ी हो, पक्की हो, कैसा भी हो। और यहाँ भी ये घास फूस का बना होता है। ये हमारा पक्का मकान फ्लैट कहलाता है। ठीक है। तो इनमें सबसे अलग क्या हो गया? कारखाना। क्या होता है? इसमें लोग रहने का काम नहीं, कुछ वस्तुएं बनाने का कार्य ये करते हैं। ठीक है। ये किसके काम आता है? वस्तु बनाने के। आगे सवाल देखो, कह रहा है इनमें सबसे अलग क्या है। तो इनमें सबसे अलग करने के लिए क्या है, इनकी नंबरिंग करेंगे। क्या कर लेंगे? नंबरिंग। जैसे बी आपका क्या होता है? 2 नंबर पे, है ना। और डी कितने पे होता है? 4 नंबर पे। अब इनमें अंतर कितने का है? 2 का। ऐसे ही बाकी इन सब की क्या करिएगा? नंबरिंग करो। और उन्हें हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इनमें से सबसे अलग हमारा कौन सा आएगा। ठीक है। ये आप स्वयं हल करके बताइएगा कि इनमें से इसी टाइप से, जैसे इनमें 2 का अंतर है, ऐसे ही हमारे 3 एक साइड से होंगे और एक क्या होगा? इनमें अलग होगा। ठीक है। तो वो आपको बताना है कि इनमें से सबसे अलग कौन सा आएगा। बताएं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या आएगा। अगला है, कह रहा है संगीता कंचन से लंबी है। देखो, जब भी ऐसा लंबे छोटे बड़े का आए तो पहले उन्हें लिख लो क्या क्या है। देखिए, कौन है आपके पास? एक तो संगीता है, संगीत लिखा है, संगीता कर लो, चलो कोई बात नहीं। एक लिखा है कंचन। क्या लिखा है? कंचन। फिर एक कौन है? अनीता। कौन है? अनीता। एक कौन है? पुष्पा। ये पुष्पा वही है जो झुकेगा नहीं वाला है। और कह रहा लेकिन उतनी लंबी नहीं है जितना कंचन, संगीता, प्रभा। एक कौन है आपके पास? एक प्रभा है। और है कोई? सही है। इतने लोग हैं। अब इनमें से आपको बताना है कि सबसे बड़ा या सबसे लंबा या सबसे छोटा कौन सा है। अब सवाल को हम पढ़ते हैं। संगीता कंचन से लंबी है। संगीता जो है वो कंचन से क्या है? लंबी है। यानी अगर कंचन इतनी सी है तो संगीता इतनी सी है, यानी कि थोड़ी सी क्या है? ज्यादा है। ठीक है, लंबी है। अब कह रहा है अनीता पुष्पा से लंबी है। अब भाई इनमें कोई संबंध है नहीं, तो जो अनीता है वो लंबी है। किससे? पुष्पा से। तो पुष्पा थोड़ी छोटी कर दो। ठीक है। आगे कह रहा है लेकिन वह उतनी लंबी नहीं है जितना कि कंचन है। जितना? कौन? अनीता उतनी लंबी नहीं है जितनी क्या है? कंचन। यानी कंचन से छोटी है। अनीता जो है वो कंचन से कैसी है? छोटी। तो पुष्पा तो इससे और छोटी होगी, है ना। आगे देखिएगा, कह रहा है प्रभा संगीता से लंबी है। जो प्रभा है वो संगीता से क्या है? तो इसे भी थोड़ा सा भैया इसकी लंबाई ज्यादा कर दो, है ना। अब कह रहा है इनमें से सबसे छोटी कौन है? कौन है सबसे छोटा? देखो, आपको दिख रहा होगा सबसे छोटा कौन है? पुष्पा। कौन है? पुष्पा। ठीक है। तो ये आंसर आपका आ गया। अगर हमसे पूछता सबसे लंबी कौन है तो प्रभा आ जाती। तो ठीक है, तो ऐसे करके बनाइएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अगला कह रहा है सार्थक क्रम लिखिए। सार्थक क्रम का मतलब क्या होता है कि जिस क्रम में कोई कार्य होता है भाई उसका क्या कहलाता है? सार्थक कहलाता है। ठीक है। तो इनमें से हमें सबसे पहले देखो भाई, ये दिया है काटना, पहनना, सिलाई करना, मापना, चाक से निशान लगाना। यानी कोई कपड़े पे कपड़े की सिलाई की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? कपड़े की। तो सबसे पहले क्या किया गया होगा? कपड़े को नापा गया होगा। क्या किया गया होगा? सबसे पहले क्या किया गया होगा? नापा गया होगा। फिर उस पे क्या किया गया होगा? चाक से निशान लगाया गया होगा। क्या लगाया गया होगा? चाक से निशान लगाने के बाद
उसे क्या किया गया होगा, काटा गया होगा। कटाई करने के बाद फिर उसे क्या करते हैं, सिलाई करते हैं। जब सिलाई हो जाती है तभी तो हम उसे क्या करते हैं, पहनते हैं। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, हल। यानी कि आपका आंसर है 4 5 1 3 2, अर्थात आपका पहला ही विकल्प क्या है, ठीक है, सही है। अगला सवाल देखिए। अच्छा भाई, अब आज इतने ही थे, 30 क्वेश्चन हो गए जो बहुत ही बेहतरीन थे आपके। ठीक है, तो इन्हें जरूर सॉल्व करिएगा और बेफिक्र रहिए, आर्मी में ऐसे ही सवाल आएंगे आपके लिए, इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।